वेलकम टू दी गुरु क्लासेस। आज से हम लोग टेक्निकल स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एक्चुअली ये गेट के पर्पज़ से आपका 3 to 4 मार्क्स का आता है और ईएसई में 8 to 10 मार्क्स का आता है। और जो आरएसी का जो सिलेबस है वो इस तरीके से है, मैंने जो डिवाइड किया है वो 7 टॉपिक में किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेंट है, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रिवर्स बैटन साइकिल है और रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट है, साइकोमेट्री है। तो देखो, गेट के पर्पस से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और VCRS है। कभी कभी रेफ्रिजरेंट से पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, मुश्किल से इसमें 2 फार्मूले होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। रिवर्स बैटन साइकिल है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ES के पर्पज़ से। और रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट ये भी है, और साइकोमेट्री। गेट के लिए जो आधा साइकोमेट्री जो स्टार्टिंग में पढ़ाऊँगा वहाँ से गेट में आता है, और आधे के बाद जो है वो आपका आता है ES में। मज़ेदार चीज़ है, जो गेट में आता है वो ES में नहीं आता, या बहुत कम आता है। जो ES में आता है वो गेट में बहुत कम आता है। तो ES के लिए आपका है 8 to 10 मार्क्स। और इसमें जो हम टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं RAC में, सबसे पहले हम कवर करेंगे अपनी थ्योरी, पूरी कंप्लीट थ्योरी होगी। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, और अगर आपको एनालाइज करना हो तो सिंपल सा आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जब मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया है और आपसे क्वेश्चन बनना है या नहीं बनना है। अगर आपसे क्वेश्चन बने तो समझ जाना मैं ठीक ठाक मैंने पढ़ाया। और इतना मैं बिल्कुल एश्योर्ड हूँ कि अगर आपने ये सारे टॉपिक मेरे से पढ़ लिए तो हाँ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और ये बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। ओके, चलो पहले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हमारा जो पहला आता है वो है आपका, जो पढ़ना है वो है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक्चुअली में पता होना चाहिए कि है क्या। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कुछ नहीं है, यह आपकी एक तरीके की हीट होती है। बोलोगे ये क्या बेहूदगी है, हीट होती है, ऐसा तो हमें कहीं कुछ बताया ही नहीं है। मेन पर्पस क्या होता है रेफ्रिजरेशन का? एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम। इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है, वो हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमें ये जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन रखने के लिए हमें इस सिस्टम से या तो हीट निकालनी पड़ेगी या इसमें हीट देनी पड़ेगी। अब बोलोगे ये क्या बात हुई? तो देखो, जब AC वाला कॉन्सेप्ट है, AC अगर आपकी गर्मी में चल रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, और अंदर अपन को चाहिए क्या, कंफर्टेबल टेम्परेचर। तो उस केस में क्या होता है कि आपको हीट सिस्टम से बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी उसका टेम्परेचर डाउन हो पाएगा। ओके, और विंटर में क्या होता है, काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, तो हमें सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं से हमें हीट इस सिस्टम के अंदर डालनी होगी। ठीक,
तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक्चुअली में डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम और टू डंप इनटू द सिस्टम टू मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर। समझ में आया? तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। चलो, ठीक, ये है क्या? अमाउंट ऑफ हीट which is required to extract from the storage space, from the storage space in order to provide and maintain lower temperature than that of सीधी सी बात है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपकी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर, लोअर डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या तो निकाली जाएगी या डंप की जाएगी। ओके, और लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम लोग मान के चलते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हमेशा हम क्या करते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से काफ़ी कम रखते हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम जो डेफिनेशन है वो एक्सट्रैक्ट पे दे रखी होती है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। लेकिन अपन तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे ही चलेंगे। ठीक, चलो, तो जब हीट हमें निकालना है, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से हीट लेंगे निकाल के रख देंगे, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो जो डिवाइस है वो है आपके रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर तो इस केस में हो गया। और वैसे क्या है, एक और ऐसी डिवाइस है जो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो है आपका हीट पंप। हीट पंप, ये दोनों ही भैया वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं। वर्क दोनों ही क्या है भैया? ये दोनों ही भैया वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं। ठीक, चलो, अब इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, इनकी क्या होती है? कुछ परफॉर्मेंस होती है। इनकी जो परफॉर्मेंस है इसको मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ COP, किस में मेजर करते हैं? COP और EPR। इसका एक्चुअली में COP का मतलब आप देखते हो कोप ऑफ रेफ्रिजरेटर, EPR ऑफ द रेफ्रिजरेटर। COP होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये EPR क्या होता है? एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ओके, क्या होता है? एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं, जैसे कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में आपका आता है हीट इंजन, इसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इफ़िशियंसी के टर्म्स में,
और जितनी भी वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया और आपका हो गया हीट पंप, तो इनकी जो एफिशिएंसी मान लो या परफॉर्मेंस मान लो वो मेजर करते हैं सीओपी और ईपीआर में। सीओपी का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। चलो एक टॉपिक पे अब चलते हैं। अब बात करते हैं कि अपना सबसे पहले एक चीज़ है वो देख लेते हैं। ये हम बना रहे हैं एक डिवाइस जिसे बोल रहे हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? ठंडा रखना, अंदर की जो सब्जी वब्जी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, फल फ्रूट रखते हैं, उनका टेम्परेचर कम से कम रखना। तो उसमें क्या होता है? एक लोअर टेम्परेचर होता है, एक हायर टेम्परेचर होता है। ठीक, तो ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि इससे हीट निकालता है, फिर ये सराउंडिंग में डंप कर देता है। ठीक, इसमें हम देते हैं बाहर से पावर, कंप्रेसर वर्क जिसे बोलते हैं। चलो, तो ये जो हीट हम निकालते हैं और बाहर डंप करते हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ भी निकाला इसमें आया, इससे हमने इसमें भेज दिया। इसमें जिस फ्लूइड की हेल्प से हम हीट को निकालते हैं, इस लोअर टेम्परेचर सिंक से हायर टेम्परेचर पर क्या बोलते हैं? सोर्स। लोअर टेम्परेचर पर क्या बोलते हैं? सिंक। ठीक, एक्चुअली में होता क्या है? सोर्स होता है आपका हायर टेम्परेचर। इसमें ये एक इस तरीके का एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस होता है, इसमें आप कितनी भी हीट डंप करो, कितनी भी हीट इससे लो, सोर्स की डेफिनेशन बोल रहे हैं। सोर्स की डेफिनेशन वो होती है आप इसमें कितनी भी हीट डंप करो, इससे कितनी भी हीट लो, इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। और सिंक वो होता है आप इसमें हीट, एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हीट डंप करते हैं। लोअर टेम्परेचर को हमेशा हम सिंक बोलते हैं। सिंपल सी बात ये है, आप इससे हीट लो या इसमें दो। सिंक एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप हीट लो या डंप करो। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो सिंक है वो हमेशा हम लोअर टेम्परेचर को मान के चलते हैं, इस पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं अब एक टर्म आता है इसमें, सुनते होगे, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपका एक वर्किंग फ्लूइड है। रेफ्रिजरेंट इज ए वर्किंग फ्लूइड जिसकी हेल्प से हम हीट को निकालते हैं। कहाँ से? लोअर टेम्परेचर से। और सराउंडिंग में डंप भी इसी से करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, यह इट इज ए वर्किंग फ्लूइड और वर्किंग सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं, एक टर्म आता है, अभी आप देख रहे थे COP। COP को एक्चुअली में हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट। ये क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट टू दी वर्क इनपुट। नहीं आया समझ में? हमें पता है ये किसी को अच्छे को नहीं आता समझ में, क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म यही है।
वर्क इनपुट। चलो अब बात करते हैं, कुछ डिवाइस देख लेते हैं। ये आपका लोअर टेम्परेचर पे आपका क्या है, सिंक है। इससे हमें निकालनी है हीट। मान लो मैंने QL निकाली और ये QH है, ठीक। अब इसमें क्या है, किसी न किसी वर्क की हेल्प चाहिए होगी जिसके थ्रू आप हीट निकाल पाओगे। जैसे कि इसमें जो वर्क इनपुट होता है वो होता है आपका कंप्रेसर, ठीक, कंप्रेसर। चलो अब देखते हैं COP होता क्या है। मान लीजिए ये केस है आपका रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का काम ये होता है कि आपका लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखना। इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हीट आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक। जब तक आप हीट, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या चाहिए आपको, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ये वाला टेम्परेचर, मान लो कि हमें बर्फ़ जमानी है या बर्फ़ आइस जमानी है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, उससे कम होना चाहिए, एक सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आप क्या करोगे, इससे लगातार आप हीट निकालोगे। और कितनी हीट निकालोगे, जिससे कि इसका टेम्परेचर उतना हो जाए जितना हमें चाहिए। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेटर के केस में। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, QL डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं कि भैया ये वर्क इनपुट क्या होगा। तुम्हें ये पता है सारी की सारी हम जितनी भी बनाते हैं रिवर्सिबल बनाते हैं। ऊपर से बात ये होती है कि एनर्जी का जो फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमेशा वैलिड होता है हर केस में, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम इस डिवाइस पे, इस जगह पे, किस पे, इस जगह पे अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जाए, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बोलता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब है ऐसा कुछ नहीं है। देखो स्टार्ट बुकिश लैंग्वेज हो गई, अब थोड़ा अच्छे से बताते हैं। फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि जितनी डिवाइस पे एनर्जी आ रही है अंदर की तरफ और जो जा रही है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसमें देखो अंदर की तरफ आने वाली एनर्जी है वर्क इनपुट और QL, तो QL प्लस W इनपुट, ठीक, इक्वल टू, ये केवल बाहर जा रही है QH, मैंने इसके बराबर लिख दिया। तो वर्क इनपुट यहाँ से निकालोगे तो आपका आ जाएगा QH माइनस QL, ठीक, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो वर्क इनपुट आया है उसको यहाँ रख देंगे। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा आपका QL डिवाइडेड बाय QH माइनस QL, ठीक, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब एक चीज़ और होती है, अकॉर्डिंग टू दी थर्मोडायनेमिक, ये थर्मोडायनेमिक लिखा है, टेम्परेचर स्केल, यह ऐसा स्केल होता है जो कार्नोट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कार्नोट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसके जो ये बोलता है कि जो हीट है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो यहाँ पे जो QH है वो QH है तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, तो T की जगह TH आ जाएगा, और QL होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा TL के, ठीक। तो नाउ अब करते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, फिर से देखते हैं। तो हमें पता चला कि QL की जगह हमें लिखना है TL, यहाँ TH माइनस TL,
टेम्परेचर की फॉर्म में आपको मिल गया। अगर टेम्परेचर गिवन है तो आप ये लगाएंगे और हीट गिवन है तो ये लगाएंगे। इसे लगाने के लिए साइकिल को रिवर्सिबल होना पड़ेगा, रिवर्सिबल होना पड़ेगा। ये आइडियल सीओपी ये होता है और बेसिस सीओपी ये होता है। आई बात समझ में? याद रखना कभी कभी टेम्परेचर भी दे देता है और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर दोनों दे देगा और हीट भी दे देगा। तो आपसे ये पूछेगा एक्चुअल सीओपी और या फिर ये बोल देगा क्वेश्चन में कि आपको रिवर्सिबल नहीं दे रखा होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है। कौन सा रखना है? ये वाला रखना है, ये नहीं रखना है। ये वाला रख दिया गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहीं ट्विस्ट करता हूँ और कहीं नहीं करता। अब बात करते हैं एक और डिवाइस। ये क्या है? आपका रेफ्रिजरेटर है। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा कौन सा देखेंगे? दूसरा देखेंगे अपन हीट पंप। एक्चुअली में होता क्या है हीट पंप, तुम्हें ही पता है। देखो हीट पंप है क्या? हीट पंप होता है एक्चुअली में ठीक होता रेफ्रिजरेटर जैसा ही है। लेकिन इसका काम होता है वहाँ पे रेफ्रिजरेटर के केस में आपका होता है कि लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना। हीट पंप करता है हायर टेम्परेचर को मेंटेन, ठीक। और बाकी के पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा ही होता है। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक ये क्या है आपका हीट पंप, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? सीओपी अपन ने पढ़ रखा है। हीट पंप की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन हायर टेम्परेचर, which is used to maintain higher temperature with respect to surrounding। अब बात करते हैं COP की कि भैया हीट पंप का कितना होगा। तो COP की सबसे पहले डेफिनेशन मैंने क्या बताया? डिजायर्ड इफेक्ट थ्रू दी वर्क इनपुट। सर ये तो ये होती है, तो फिर इसमें दिक्कत आती है डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा। हीट पंप के केस में आपको हायर टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बस आपको इतना याद रखना है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? हाई वाली हीट, ज़्यादा वाली हीट, एच 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 एच, ख़त्म कहानी। तो QH डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब फिर से हम क्या बोलेंगे? इस पर हम लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितनी इस डिवाइस के अंदर एनर्जी आ रही होगी उतनी ही बाहर जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, QH इक्वल टू अंदर की तरफ आने वाली जितनी एनर्जी है ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको यहाँ पे रख दो, सिंपल है सब कुछ, हवा बना रखा कुछ लोगों ने। इसी को लोग पढ़ते हैं 10-10 घंटे में, 8-8 घंटे में। चलो दिख रहा है ना? अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, यहाँ पे भी है वही बात।
जब मैं ये लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, इसका मतलब ये है कि सारे की सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो COP ऑफ हीट पंप यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हम पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पे भी QH की जगह क्या लिखेंगे, TH लिख सकते हैं, यहाँ पे QH की जगह TH, यहाँ पे QL की जगह TL। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, COP ऑफ हीट पंप ये लिखा हुआ है। एक लोग आए बोले सर एक काम करो, मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें, इसमें से एक को घटा दो, हमारा मन कर रहा। मैंने कहा चलो घटा दो, अच्छी बात है। COP ऑफ हीट पंप -1, देखिए क्या होता है, TH माइनस TH प्लस TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, ये कैंसिल हो गए, पता चला TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। देख के जैसे ही बोला उछल पड़ा वो, बोला कि ये तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो COP ऑफ हीट पंप है 1 को उधर ले जा, इक्वल टू होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उछल पड़ा वो, सब जगह अप्लाई करने लगा। मैंने उससे बोला बाद में देखो भैया ऐसा है, इसको भी लगाने की कंडीशन है। क्या है भैया, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर सेम टेम्परेचर लिमिट में होनी चाहिए, मतलब हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर सेम ही होनी चाहिए, तभी आप ये लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ठीक, तब तक क्या हुआ, एक्चुअली में इसका जब आप पढ़ोगे तो इसके बाद में इक्वल टू और लिख लेना 1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तब जाकर के ये बहुत कंप्लीट 10 स्टार बन जाते हैं इसके। एक्चुअली में क्या है, ये इसमें हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है इस पर, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। और क्वेश्चन आते कैसे हैं, देखो पहला क्वेश्चन देखो कराते हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। एक क्वेश्चन है आपका कि एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल efficiency of a reversible heat engine is 30%, then determine COP of रेफ्रिजरेटर। आप तुरंत कूदे, आप गए, आपने कहा कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन गिवन है, हमें जो जनरल इक्वेशन है वो पता है, COP ऑफ हीट पंप हाई हमेशा ज़्यादा किससे होगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से। कितना, 1 ज़्यादा। याद करने का ये तरीका, COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, रेफ्रिजरेटर से H आता है या हाई होगा, तो COP ऑफ हीट पंप ज़्यादा होगा। ठीक, इक्वल टू क्या होता है, 1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब जो भी पूछा हो निकाल लो। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.3, ये 30% है तो ये रख दिया। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आ जाएगा आपका, 3.33 -1 2.33 आंसर। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास। इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो कवर अप करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, थैंक यू क्लास।